हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप उनको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आज हम नई यूनिट जो है हमारी इकोनॉमिक्स की उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उस यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स होते हैं, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा चैप्टर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए आज अपना जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट आप तब पढ़ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज किसको बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज है, इंडियन रुपी, है ना। तो इंडियंस के लिए इंडियन रुपी को छोड़कर बाकी दुनिया में जितनी भी करेंसीज है सारी की सारी क्या है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंट्री है उसकी जो खुद की करेंसी है, उसकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, एक्सेप्ट द डोमेस्टिक करेंसी, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज हैं ऑल आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को विद द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो चलिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट से पहले किसका मीनिंग लिखा हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज है ऑल आर फॉरेन एक्सचेंज। ये मैंने आपको अभी बताया है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपी एंड ऑल अदर करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एटसेट्रा आर फॉरेन एक्सचेंज। तो जैसे कि इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी है, तो इंडिया के लिए बाकी सारी करेंसीज जैसे यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड है, येन है, तो ये सब क्या है? इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। तो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अदर एंड फिक्सिंग द रेट एट विच द टू करेंसीज आर टू बी एक्सचेंज्ड। तो ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी के रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रेट फिक्स करना पड़ेगा, है ना। कि एक करेंसी को हम दूसरे करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो किस रेट पर करें, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? Foreign exchange rate refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. तो अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो ये एक ऐसा रेट होता है जिसमें हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम बोले कि $1 में कितने रुपीज होते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये $1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि $1 की वैल्यू कितने रुपीज होगी, है ना। जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये क्या करता है? ये एक करेंसी के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है दूसरे करेंसी के टर्म्स में। जैसे कि हम बोले कि $1 जो है उसके इक्वल कितने रुपीज हैं? 80 रुपीज है। तो अगर मैं कहूं कि आप मुझे बताओ कि $1 की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/80, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा? $0.8, ठीक है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। द एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर और इवन डे टू डे। जो एक्सचेंज रेट होता है वो सालों के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे इस साल कोई चेंज है या इस साल कोई रेट है, अगले साल कोई और रेट होगा। मंथली बेसिस पर भी चेंज होता रहता है, कभी कभी तो ये डे बाय डे भी जो है चेंज होता रहता है। यानी कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो इन अ कंट्री देयर आर एज मैनी फॉरेन एक्सचेंज रेट एज देयर आर फॉरेन करेंसीज। तो एक कंट्री में कितने फॉरेन एक्सचेंज रेट होंगे? उतने ही फॉरेन एक्सचेंज रेट होंगे जितनी फॉरेन करेंसीज होगी,
है ना। जितनी भी करेंसीज होंगी दूसरे देश की तो उतने ही करेंसीज के जो है रेट भी होंगे। तो लाइक मैनी अदर प्राइजेस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, तो उसमें डिमांड और सप्लाई की हेल्प से कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, तो वैसे ही जो एक्सचेंज रेट होता है उसको भी डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। ठीक है, अब हमारी एक टर्म आती है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अगर जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाए किसी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, तो दैट इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे कि अगर आपकी, हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज है, तो अगर सपोज करिए इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है वो कम हो जाए किसके टर्म्स में, डॉलर के टर्म्स में, तो क्या होगा कि इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। तो इससे क्या होता है डेप्रिसिएशन से, कि जो डोमेस्टिक करेंसी है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और अगर हमें कोई फॉरेन करेंसी को बाय करना है तो हमें ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत होगी। जैसे कि अभी आप इस एग्जाम्पल से समझ पाओगे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे जो रुपी है, इंडियन रुपी है, अगर $1 के बदले पहले रुपए का जो रेट था वो 75 रुपीज़ था, यानी कि अगर हमें डॉलर में अपने पैसे को कन्वर्ट करवाना है, सपोज हम यूएस से चले गए तो वहाँ पे हमें डॉलर की ज़रूरत होगी, तो हम अपने रुपीज़ को अगर डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं उसके लिए, तो हमें $1 लेने के लिए 75 रुपीज़ देने पड़ते थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि $1 का जो वैल्यू है, जो रेट है, वो हो गया 80 रुपीज़। यानी पहले तो हमें $1 लेने के लिए सिर्फ 75 देने पड़ रहे थे, और अब क्या हो गया कि अब हमें $1 के बदले 80 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो अगर आप जनरली देखो तो आपको दिखाई देगा कि 75 से 80 हो गया, तो आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाओगे कि वैल्यू तो बढ़ गई है रुपीस की, लेकिन एक्चुअली में रुपीस की वैल्यू बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई है, क्योंकि पहले आपको जब $1 लेना होता तो आपको 75 रुपीज़ देने होते थे, और अब आपको $1 के लिए 80 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो यानी डॉलर तो वो एक है और आपको पैसे अपने जो इंडियन रुपीज़ है वो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, कि दैट मीन्स आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, इसीलिए आपको फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो दैट मीन्स आपका जो रुपीज़ है वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो ए चेंज फ्रॉम $1 टू ₹80, कि अगर देखिए $1 की वैल्यू अगर 80 रुपीज़ थी, $1 की वैल्यू अगर 80 रुपीज़ थी और अब $1 की वैल्यू 75 रुपीज़ हो गई, दैट मीन्स कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, इसका मतलब डॉलर की वैल्यू कम हुई है ना। पहले हम $1 के लिए 80 रुपये देते थे, अब हम $1 के लिए सिर्फ 75 रुपीज़ दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डेप्रिसिएशन की, करेंसी डेप्रिसिएशन कैसे होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की वजह से अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहला है, इससे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि करेंसी के डेप्रिसिएशन से क्या इफेक्ट होते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेंसी के एप्रिसिएशन से क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है। तो एक सबसे पहली चीज़ होती है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं।
तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स ए फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से रुपीज इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी से यूएस डॉलर. इट मीन्स विद सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम इंडिया. That is, export to USA will increase as they will become relatively cheaper. तो अब आप सोचोगे कि करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकते हैं. तो एक्सपोर्ट ऐसे बढ़ेंगे कि सपोज करो कि किसी को यूएस डॉलर में पेमेंट करनी थी और यूएस डॉलर में पेमेंट करके पहले वो जितना जो है कुछ चीज़ें हैं जिनको वो खरीद सकते थे, कुछ गुड्स को खरीद सकते थे, अब उनको उतने ही डॉलर में और भी ज़्यादा सामान आ जाएगा. यानी कि देखो, जैसे अगर $1 की जो वैल्यू है वो पहले 70 रुपीज़ थी, अब $1 की वैल्यू जो है वो 75 रुपीज़ हो गई है. तो मानो कि पहले उन्हें कोई सामान खरीदना था जो 70 रुपये का था, तो यानी कि पहले उन्हें सिर्फ $1 देना था 70 रुपये के सामान के लिए. अब वो 70 प्लस वो 5 रुपये का कुछ और भी सामान खरीद लेंगे, है ना. 70 के साथ साथ प्लस वो 5 रुपये का कुछ और सामान भी अब खरीद लेंगे. कितने में? सिर्फ उस $1 में, है ना. तो यानी कि उनको तो फायदा हो गया. मतलब अब वो उतने ही डॉलर में जितने वो पहले खर्च कर रहे थे वो उतने ही डॉलर में अब क्या करेंगे, ज़्यादा गुड्स जो है परचेज कर पाएंगे इंडिया से. तो अगर इंडिया से ज़्यादा गुड्स परचेज होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि उनके लिए इंडिया से सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है. ठीक है, इसी का बिल्कुल जस्ट अपोजिट पॉइंट है डिक्रीज इन इंपोर्ट. Depreciation will lead to decrease in import as Indians will have to pay more domestic currency to import foreign goods. यानी कि अगर डेप्रिसिएशन होता है तो उससे इंपोर्ट कम हो जाता है. इंपोर्ट कम कैसे हो जाता है? क्योंकि इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो और कम हो गई है. अब अगर हमें पहले सामान खरीदना था तो हम एक खरीद लेते थे, लेकिन अब जब से हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो और कम हो गई है तो हमें वही सामान खरीदने के लिए अब और भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है. तो यानी कि इंडियंस के लिए बाहर से सामान मंगवाना महंगा हो गया है ना. पहले के कंपेयर सामान मंगवाना महंगा हो गया है, तो इस वजह से इंपोर्ट जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, यानी इट लीड्स टू फॉल इन इंपोर्ट एज फॉरेन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली कॉस्टली. तो क्यों कम हो जाते हैं इंपोर्ट? क्योंकि जो फॉरेन गुड्स है वो अब और भी कॉस्टली हो गए हैं, यानी कि और भी महंगे हो गए हैं. ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट जो है वो कम हो जाते हैं. अब थर्ड पॉइंट है कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है. तो नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होती है? एज एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट विल फॉल ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. देखो, अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट एक्सपोर्ट आएगा, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा आएंगे. तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नेशनल इनकम है, जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, आपने अगर नेशनल इनकम का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपका एक मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड. तो उस एक्सपेंडिचर मेथड में से जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो आप उसमें एक आइटम ऐड करते हो जिस आइटम का नाम होता है नेट एक्सपोर्ट, है ना. उसमें आप क्या क्या ऐड करते हो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अलावा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और जो फोर्थ आइटम होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट. तो आप ये सोचिए कि अगर आपके नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो क्या आपकी जो नेशनल इनकम है वो नहीं बढ़ जाएगी, है ना. आप ध्यान दो कैसे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी एक्सपोर्ट के बढ़ने से? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अगर हम एक्सपोर्ट जो है हमारे बढ़ जाएंगे, फॉर्मूले में आता है ना नेट एक्सपोर्ट, तो उससे आपकी जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी. बस आपको ये अज्यूम करके चलना है कि बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हुआ. तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारी अजम्पशंस जो है वो लेकर चलनी पड़ती हैं. तो चलिए अब
अब बात करते हैं हम करेंसी एप्रिसिएशन की। तो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी की टर्म्स में, तो दैट इज नोन एज करेंसी एप्रिसिएशन। तो द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। यानी इसका मतलब है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। तो जब आपकी करेंसी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई है तो अगर आपको कोई फॉरेन करेंसी को बाय करना होगा तो आपको उसकी ज़रूरत कम होगी, मतलब आपको अब कम रुपए लगेंगे उस करेंसी को बाय करने के लिए। जैसे कि Indian rupee appreciate when price of ₹1 falls from ₹80 to ₹75। यानी इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कब एप्रिशिएट होगी, जब मान लीजिए पहले $1 का जो प्राइस था वो 80 रुपीज़ था, मतलब कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 80 रुपये देने पड़ते थे। अब आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, यानी अब आपको अगर $1 खरीदना है तो आपको कितने रुपए देने होंगे, 75। ठीक है, तो क्योंकि आपकी जो वैल्यू है करेंसी की वो बढ़ गई है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके जैसे $1 की वैल्यू जो है 80 रुपये थी, अब $1 की वैल्यू 82 रुपीज़ हो गई, कि दैट मीन्स किसकी वैल्यू बताओ एप्रिशिएट हुई है, डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, यहाँ पर रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। ठीक है, अगर आपको करेंसी डेप्रिसिएशन समझ में आ गया है तो फिर आपको करेंसी एप्रिसिएशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जस्ट उसका ऑपोजिट केस है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की। तो इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी अगर एप्रिशिएट होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये जो दोनों इफेक्ट हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इसमें उसका ना बिल्कुल उल्टा है, अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लियर है ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज को आप अच्छे से क्लियर कर लो, या तो डेप्रिसिएशन को या तो एप्रिसिएशन को, दूसरा तो जस्ट उसका उल्टा ही है। तो जैसे कि आपके डेप्रिसिएशन में क्या बढ़ते थे, एक्सपोर्ट बढ़ते थे। तो करेंसी अगर आपकी एप्रिशिएट होती है तो क्या बढ़ेंगे, आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे। तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस ए राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से रुपीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी से $। नाउ ₹1 कैन बी एक्सचेंज फॉर more $, that is with the same amount of money more goods can be purchased from USA. It leads to increase in import from USA as American goods will become relatively cheaper। तो क्या समझे आप इस पॉइंट से कि अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है, दैट मीन्स आपके डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस बढ़ेंगे फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। तो यहाँ पर हम $, का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको जब आप मतलब एक्सचेंज करोगे, जब आप डॉलर को खरीदोगे रुपीज से, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप जितने अमाउंट में पहले डॉलर्स मतलब सामान खरीदते थे, अब उसी सेम अमाउंट में आप ज़्यादा सामान परचेज कर पाओगे यूएसए से, है ना। अब आप ज़्यादा सामान परचेज कर पाओगे, क्यों, क्योंकि जो अमेरिकन गुड्स हैं वो अब रिलेटिवली सस्ते हो गए हैं। तो जब वो सस्ते हो गए हैं तो दैट मीन्स क्या बढ़ेगा, आपका इंपोर्ट बढ़ेगा, है ना। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो एप्रिसिएशन विल लीड टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विल नाउ बाय लेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। क्यों, क्योंकि आपका जो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन की वजह से जो फॉरेन करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम होती है और आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आपके जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। किसके लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए, मतलब बाहर के लोगों के लिए। तो जब हमारे गुड्स बाहर के लोगों के लिए महंगे होंगे तो लोग हमारे यहाँ से कम सामान खरीदेंगे। तो हमारे यहाँ से कम सामान खरीदेंगे तो इसका मतलब हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है। वैसे ही आपका थर्ड पॉइंट है कि जब आपके एक्सपोर्ट कम होंगे तो आपका जो नेशनल इनकम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एज एक्सपोर्ट विल फॉल एंड इंपोर्ट विल राइज ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो नेट एक्सपोर्ट विल डिक्रीज एंड इट विल रिड्यूस द नेशनल इनकम अज्यूमिंग नो चेंजेस इन अदर थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि आपका जो मेथड होता है ना, एक्सपेंडिचर मेथड, जब आप उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो अगर आपके एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, मतलब आपके नेट एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट कम होंगे तो आपका जो नेशनल इनकम है वो भी कम होगा। तो यानी कि आपका जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यानी एप्रिसिएशन से क्या क्या होगा, एप्रिसिएशन से इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा और आपकी जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए आपको ये समझ में आया जो जो मैंने पढ़ाया। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, आपका करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन के क्या इफेक्ट होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम के ऊपर। इसके अलावा आपका करेंसी एप्रिसिएशन किसको बोला जाता है, करेंसी एप्रिसिएशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट और नेशनल इनकम के ऊपर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने जो आज की क्लास में डिस्कस की है। आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं ये किस किस टाइप के होते हैं। तो यानी कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होने वाली है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।